हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून डियर ऑल। तो जो लास्ट सेशन था उससे हमारा आगे बढ़ेंगे। तब तक सारे जमा होइए और किसी का कोई डाउट है पिछले सेशन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं अगले 1 मिनट में, फिर हम अपने सेशंस को स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड इवनिंग डियर कोमल। हेलो करण, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे। चलिए, तो डाउट किसी का है नहीं तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। तो लास्ट वाला जो टॉपिक था वो मानसून से रिलेटेड था और हमने ये देख लिया था कि मानसून इंडिया में आता कैसे, यस और नो। और फिर उसके अकॉर्डिंग हमने ये देखा कि कैसे वो अफेक्ट करता है इंडिया के मानसून को, इंडिया के पूरे सीजन्स को। तो उसमें आता हुआ मानसून मौसम जुलाई अगस्त साउथ वेस्ट दिशा, लौटता हुआ मानसून नवंबर दिसंबर नॉर्थ ईस्ट दिशा, और तमिलनाडु में भारी वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि उसकी एक शाखा अरब सागर के ऊपर से होकर के जाती है। पूनम कुमारी जी, वेरी गुड इवनिंग। डिपेंड किस पे करती हैं चीजें? गति जितनी ज्यादा, नमी उतनी ज्यादा, वर्षा उतनी ज्यादा। गति कम, नमी कम, वर्षा बहुत कम। ठीक है। और ये ध्यान रख लेना कि जब भी एल नीनो वर्ष होगा, मार्केट में समझना है आपको, जब भी न्यूज में आप इस शब्द को पढ़ने लग जाओ, एल नीनो वर्ष, इसका मतलब ही यही होता है कि गति जो है इन पवनों की कम हो जाएगी, जिसका मतलब है कि नमी पवनों में कम हो जाएगी, जिसका मतलब है वर्षा बहुत कम होगी। ये एल नीनो क्यों आता है कोई नहीं जानता बेटा, क्यों आता है। आज तक इसके बारे में रिजल्ट नहीं पता चल पाया है। सर एल नीनो कहाँ आता है? एल नीनो बेटा प्रशांत महासागर में आता है। तो आप देखिए कि प्रशांत महासागर के साथ हमारा कनेक्शन है भाई। भारत तो इंडिया के, भारत की लोकेशन देखो तो हिंद महासागर के ऊपर है और प्रशांत महासागर इधर है। तो प्रशांत महासागर से चलती हुई जो पवनें आएंगी वो दरअसल भारत के हिंद महासागर वाले रीजन्स को प्रभावित करती है, जिससे इन पवनों की गति कम और ज्यादा होती है। सर ज्योग्राफी की टोटल क्लास और कितनी होगी, कितना सिलेबस पेंडिंग है? अभी बहुत सिलेबस पेंडिंग है डियर कोमल। अभी तो हम लोग ओशनोलॉजी में है, सॉरी क्लाइमेटोलॉजी में है। क्लाइमेटोलॉजी के बाद हम इंडियन ज्योग्राफी करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी तो पूरी ही बची हुई, इसके बाद सीधे इंडियन ज्योग्राफी पे। इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक स्टार्ट होगा, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया का टॉपिक स्टार्ट होगा। उसके बाद रिवर्स ऑफ इंडिया होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया और एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। और अगर उसके बाद अगर आपकी हिम्मत बची तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑप्शनल है, वो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। ठीक है, दैट इज द ऑप्शनल।
अभी है, अभी वेट करो, पॉलिटी हो चुकी है, उसकी सिलेबस करो, उसका मॉक दो दबा करके, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीख सको। इस टॉपिक के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, वो कहाँ बढ़ेंगे, इस टॉपिक के बाद हम आगे बढ़ेंगे स्थानीय पवनों के ऊपर। तीन तरह की पवनें पढ़ रहे थे, स्थायी, सामयिक और स्थानीय। तो अब हमारा जो टॉपिक होगा वो स्थानीय पवनों पे, लोकल। स्थानीय पवनों की क्या डेफिनेशन पढ़ रहे थे सर? स्थानीय पवन वो पवन होती है जो किसी निश्चित समय और स्थान पे चलती है, किसी निश्चित समय और स्थान पे। उनको हम स्थानीय पवन कहते हैं। इसमें ही आप लोग जो आंसर करेंगे, सबसे पहले भारत में चलने वाली लू है, जो कि कहां चलेगी? उत्तर पश्चिम भारत में, और मई और जून के महीने में। उत्तर पश्चिमी भारत में और मई और जून के महीने में लू चलती है। तो देखिए, जब उत्तर पश्चिमी भारत में मई और जून के महीने में लू चलेगी, तो क्या पूरे भारत में लू चलेगी? नो। इसका मतलब है कि निश्चित समय और निश्चित स्थान। अब बढ़िए आगे। इसके साथ साथ सर एक विंड होती है जिसका नाम है काल बैसाखी। क्या काल बैसाखी पूरे भारत में चलती है? आंसर इज नो। काल बैसाखी सिर्फ और सिर्फ असम के क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में और बिहार के क्षेत्र में। का मतलब है कि पंजाब का इससे कोई लेना देना नहीं है। काल बैसाखी, बैसाखी शब्द जैसा दिखेगा, लेकिन इसका पंजाब से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद आम्र वृष्टि। आम्र मतलब मैंगो, वृष्टि का मतलब शावर। तो मैंगो शावर, मैंगो शावर कहाँ चलती है? आप कहेंगे केरल में। और उसी तरह से होता है ब्लॉसम शावर। ब्लॉसम शावर कहाँ चलती है? कर्नाटका में। ये भारत के वो पवने हैं जो स्थानीय हैं, भारत के। तो अगर भारत में बेटा स्थानीय पवने हैं, तो पूरी दुनिया में भी स्थानीय पवने होनी चाहिए। वेरी गुड इवनिंग डियर सुमित्रा। तो भारत के हिसाब से हो गया, तो पूरी दुनिया के हिसाब से बात कर लेते हैं अब हम। विश्व की स्थानीय पवन। और सर विश्व की स्थानीय पवनों में आऊंगा, तो सबसे पहले ब्लिजर्ड, बोरा, चिनूक, कोहेन, गिबली या फिर जिबली, हबूब, हरमतन, खमसिन, लेवांतर, नॉर्दर, नॉर्दर, पापागयो, सैंटा एना, सिरोको,
काइमबैंग, काबुरान। ये दुनिया के कुछ फेमस, उषा जी वेरी गुड इवनिंग, ये दुनिया के कुछ फेमस स्थानीय पवन, जिसमें ब्लिजर्ड पे बात करोगे तो हमें जाना पड़ेगा रूस के अंदर, और रूस के साथ साथ कनाडा के अंदर। वहां पर आपको ठंडी पवन जो चलेगी उसको ब्लिजर्ड बोलते हैं। इटली में जाना पड़ेगा तो मुझे मिलेगा बोरा। ऑस्ट्रेलिया में जाना पड़ेगा तो मुझे मिलेगा ब्रिक फिल्डर। चिनूक जो रॉकीज पर्वत है, रॉकीज पर्वत आपको कहाँ मिलेंगे? रॉकीज पर्वत मिलेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो वहां पर चिनूक। फोहेन जो है वो आपको मिलेंगे एल्प्स के पर्वत पे। एल्प्स के पर्वत, ये एल्प्स पर्वत आपको कहाँ मिलेगा? ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिलेगा। उसके बाद गिबली या जिबली जो आपको देखना है उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? लीबिया के अंदर। हबूब जो है इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सूडान में। हरमतान जो है इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पश्चिमी अफ्रीका, और उसमें एक देश है जिसका नाम है गिनी, गिनी के तट पे। खमसिन, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मिस्र में, जिसे इजिप्ट भी बोल देते हैं। लेवांतर के लिए जाना पड़ेगा आपको अर्जेंटीना के अंदर। नॉर्वेस्टर के लिए जाना पड़ेगा आपको न्यूजीलैंड में। नॉरिस्टर के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। पापागेओ के लिए मैक्सिको में। सेंटा एना के लिए कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ही आता है। सिरको के लिए आपको जाना पड़ेगा स्पेन वगैरह जैसे देशों में। काइमबैंग के लिए जाना पड़ेगा आपको मलेशिया जैसे देशों में, मतलब मलेशिया में। और काराबुरान के लिए आपको जाना पड़ेगा चीन में, केंद्रीय हिस्सा। ये दुनिया के वो, सर सॉरी सर, वो इवनिंग की जगह कोई दिक्कत नहीं है उषा जी, होता है होता है। पूनम सरोहा जी वेरी गुड इवनिंग। तो इंग्लिश में राइट करना बेटा, इंग्लिश में भी सेम चीजें मिलने वाली हैं। ब्लिजार्ड, बोरा, ब्रिक फिल्डर, चिनूक, फोहेन, गिबली, हबूब, हरमतान, खमसिन, लेवांतर, नॉरिस्टर, नॉरवेस्टर, सेंटा एना, सिरको, काइमबैंग, काराबुरा। तो ये हैं पूरी दुनिया के कुछ फेमस विंड्स।
आपको रटने पड़ेंगे, हाँ रटने पड़ेंगे भैया, बिना रटे काम तो चलता नहीं, नहीं तो फिर आप लोग है ना वर्ल्ड मैप का सहारा ले सकते हो। तो इनमें से कुछ विंड्स की खासियत होती है, जैसे अब आपसे सवाल ये आ जाए कि बेटा बताओ वो विंड कौन सी है जो रक्त वर्षा के नाम से फेमस है, रक्त वर्षा। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सिरको। सिरको वो पवन होती है जो रक्त वर्षा के लिए फेमस है, इंग्लिश में ब्लड रेन। रक्त वर्षा ब्लड रेन सर ऐसा क्यों, समझो इस बात को। सिरको चलती कहां से बेटा, सिरको चलती है पूर्वी सहारा से। जो सहारा का मरुस्थल है ना, सहारा का पूर्वी और मतलब उत्तरी पूर्वी सहारा से, उत्तरी पूर्वी सहारा में सर जो मिट्टी मिलती है वो लाल मिट्टी मिलती है। वो लाल मिट्टी जब पवन के साथ बहती है आगे, तो सामने भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के ऊपर जब पवन आती है तो नमी उठा लेती है वो पवन, और सामने देश आता है स्पेन, सामने देश आता है इटली। तो इन देशों में जाकर के सर ये करती है बारिश। तो बारिश के साथ क्या होता है, लाल मिट्टी नीचे आती है। तो लाल मिट्टी जब बारिश के साथ नीचे आएगी तो ऐसा लगेगा जैसे ये किसी का ब्लड हो, जैसे किसी का खून हो, इसलिए इसको रक्त वर्षा के नाम से फेमस किया जाता है। कि बताइए रक्त वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी विंड है। उसी तरीके से आपसे पूछा जाता है कि वो विंड कौन सी है जो डॉक्टर पवन के नाम से जानी जाती है। तो उसके लिए फिर आपको जाना पड़ेगा हरमतान। हरपटन को हम डॉक्टर पवन के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि सर जो पवन गिनी के तट पे पहुंचती है अंदर की तरफ से, सर उस पवन की खासियत ये होती है कि वो लोगों को एक्टिव कर देती है, मतलब सक्रिय कर देती है। अब जैसे अभी कैसा मौसम चल रहा है, अभी हम अप्रैल में आ गए, 4 अप्रैल हो गया है, सॉरी 3 अप्रैल हो गया ना आज। तो 3 अप्रैल में आ गए। अब देखिए अप्रैल के महीने में घुस गए हैं, तो क्या दोपहर काफी ज्यादा मतलब लेजी होने लग गए हैं। हाँ, दोपहर काफी लेजी होने लगे हैं, जिससे क्या होता है कि पढ़ने पढ़ने का मन नहीं करेगा, नीचे बैठे रहो, सोए रहो, नींद है ना। अब ये ज्यादा और दिक्कतें होंगी। मई अप्रैल है, अप्रैल के बाद मई है, मई के बाद जून है। आप समझिए असली गर्मी अब शुरू होने वाली है। तो दोपहर के जो दिन होंगे वो बहुत खराब होंगे, बहुत बहुत ही खराब होंगे। मतलब कुछ करने का मन नहीं करेगा, लस लसाया सा रहेगा, चिपचिपापन रहेगा, नहाना दिन में 2 बार पड़ेगा। समझ पा रहे हो ना इस कहानी को। तो सर क्या होता है कि हम अब डीएक्टिवेट हो जाएंगे। इसी तरीके से सर्दियां जब आती हैं तो हम एक्टिव हो जाते हैं, बोलो हाँ या ना। इसी तरीके से जब ये पवन गिनी के तट पे पहुंचती है तो ये लोग एक्टिव होते हैं। एक्टिव होते हैं तो सर इनके पास डॉक्टर को नहीं जाना पड़ता, और इससे क्या होता है कि डॉक्टर के रूप में ही ये पवन काम करती है। क्योंकि डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो सीधी सी बात है, डॉक्टर मतलब आप एक्टिव हो, डॉक्टर के पास न जाने का मतलब आप एक्टिव हो, और एक्टिव हो तो डॉक्टर की जरूरत नहीं, इसलिए डॉक्टर भी नहीं। नहीं कोमल शुरू हो गए, मैं ये नहीं कह रहा कि शुरू हो गए, मैं कहता हूँ शुरू हो गए। सबके सबके केस की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसलिए डॉक्टर पवन। उसके बाद सर वो पवन कौन सी है जो एल्प्स के पर्वत पे अंगूरों की फसल तैयार करती है। अंगूरों की फसल तैयार करने में इसका बड़ा योगदान है। ये जो एल्प्स के पर्वत हैं सर, यहाँ पर ना विटिकल्चर बहुत होता है। विटिकल्चर मतलब जहाँ अंगूर की फसल होती है बहुत ज्यादा। आपको भी पता है कि जब गर्मी बढ़ती है तो अंगूर जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं। वैसे तो अंगूर 365 दिन अवेलेबल होने लग गए, लेकिन वो अंगूर जो प्राकृतिक रूप से तैयार होते हैं वो तब होते हैं जब गर्म पवने उस अंगूर की फसल पे पहुंचते हैं। तो इससे क्या होता है कि अंगूर की फसल सर में मिठास आती है। अंडरस्टूड। तो नेचुरल तरीके से जो भी प्रोडक्ट होगा वो आप खाओगे तो आपके सेहत को फायदा करेगा, रादर देन जो अननेचुरल है। जो चीज गर्मी में हो सकती है अगर सर्दी में खा रहे हो तो आप मत सोचिए कि वो आपको फायदा करेगा, है ना। ये फर्क होता है मौसमी फसल का। इसलिए इसलिए कहते हैं कि जब भी मौसमी कोई फल आता है उस मौसमी फल को मौसम के हिसाब से ही खाना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि ऐसा तो नहीं है कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो जाओगे, है ना। वो नहीं होना चाहिए। चलो, तो विटिकल्चर दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, यूरोप में, एल्प्स के पर्वत पे। आप सोच के देखो इतने अंगूर का क्या करेंगे ये, सोचो। सर सारा अंगूर तो खा नहीं पाएंगे, तो अंगूर से क्या बनता है, अंगूर से बनती है वाइन। तो इसका मतलब वाइन इंडस्ट्री यहाँ पर बहुत फेमस होगी। उसके बाद चिनूक जो है सर रॉकी पर्वत पे जो चलती है, आप देखिएगा ये है रॉकीज पर्वत। रॉकीज पर्वत का एक साइड है जहां से पवन उठेगी चल करके,
उठेगी तो क्या होगा, इसी रीजन्स में बेटा बादल भी बनेंगे और इसी रीजन्स के अंदर बारिश भी होगी। लेकिन जब वही पवनें दूसरे हिस्से से नीचे उतरेंगी, नीचे उतरने के दौरान जो है इसका तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ जाने से इसके अंदर जो नमी होती है वो कम हो जाती है, और जब किसी में नमी कम होगी तो वर्षा जो है वो नहीं करती है या ना के बराबर होती। इसलिए एक तो इसका जो तापमान क्या हो गया, बढ़ गया। तापमान बढ़ गया तो सर इस क्षेत्र में जो ठंड के इलाके में जो बर्फ जमी होती है, नीचे उतरने के दौरान ये विंड क्या करती है, उस बर्फ को पिघला देती है। इसलिए रॉकीज पर्वत पे चलने वाला जो चिनूक होता है वो स्नो ईटर के नाम से जाना जाता है। स्नो ईटर, बर्फ पे जमी हुई जो स्नो होती है उसे खत्म कर देता है, इसलिए इस हिंदी में कहते हैं हिमभक्षी। यहां तक बेटा किसी को किसी तरह की दिक्कत हो तो बताओ। ये मतलब अगर विंड से, स्थानीय पवन से अगर कुछ भी एग्जामिनर उठाएगा तो इससे बाहर कुछ भी नहीं उठाता। एक ये और एक इससे बाहर कुछ भी नहीं उठाने वाला वो। बहुत ही अच्छी बात। चलो क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। द नेक्स्ट टॉपिक इज साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स, चक्रवात और प्रति चक्रवात, ये वाला टॉपिक होगा। तो तीन तरह के पवन पढ़ रहे थे हम लोग, स्थानीय पवन, सॉरी स्थायी पवन, उसमें हमने तीन एग्जाम्पल देखा। एक है पूर्वा पवन, एक है पछुआ पवन, एक व्यापारिक पवन जिसे अश्वक्षांश कहते थे। फिर हम गए सामयिक पवन पे, जो समय और स्थान के अनुसार अपनी दिशा बदल ले, जिसमें सर हमने पढ़ा स्थल समीर, समुद्र समीर, पर्वत समीर, घाटी समीर और मानसून। और तीसरे में हम आए जिसे हम लोग कहते हैं स्थानीय पवन, जो समय और निश्चित समय और निश्चित स्थान पे चले, और उसमें आपके सामने बन गई लिस्ट। बढ़िए आगे। नेक्स्ट जो है वो है चक्रवात और प्रति चक्रवात। अगर आप चक्रवात समझ गए तो चक्रवात का जो उल्टा होता है उसे हम प्रति चक्रवात कहते हैं, यानी साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, उसका अपोजिट। समझिएगा। सर साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के लिए मुझे सबसे पहले जो चीज समझनी है वो है आइसोबार। आइसो का मतलब एक, बार का मतलब प्रेशर, यानी जो समान दबाव को बता रही हो। ऐसे ही काल्पनिक रेखा जो समदाब क्षेत्रों को जोड़ती हूं, मतलब है कि कोई वास्तविक नहीं होती, ये इंसानों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाया होता है। तो समान दबाव क्षेत्रों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसी को हम आइसोबार कहते हैं। अब समझिएगा,
सर कैसे, थोड़ा सा समझाइए बेटा। देखो मान के चलो ये लाइन बना दी मैंने, ठीक है। अब इस लाइन पे जो भी हिस्सा होगा, जो भी शहर होगा, जो भी गांव होगा, सब पे दबाव सेम है, इसलिए मैंने उन सबको एक लाइन के साथ जोड़ दिया। इसी तरीके से इसके ऊपर भी एक दबाव का क्षेत्र होगा, इसके आगे भी, इसके आगे भी। तो आप देखिए इस तरह के गोल दायरे बनते जाएंगे। तो इसका मतलब नीचे के जो सबसे सेंटर में है उसका दबाव जो भी होगा, ऊपर की तरफ जाते वक्त दबाव कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है वो आपको देखना है। ये दबाव जो होगा, ये जो प्रेशर होता है, इस प्रेशर को नापने के लिए सर मेरे पास एक इकाई होती है जिसका नाम होता है बैरोमीटर। अब कितना है ये मुझे तो नहीं पता चले पाएगा, इसलिए प्रेशर को नापने के लिए बनाया गया बैरोमीटर। बैरोमीटर कुछ ऐसा होता है, एक ऐसे डिवाइस होता है, इसके अंदर होता है मरकरी, है ना, बाकी जो भी साइंटिफिक होता है। अगर डियर जी ये मरकरी अचानक नीचे आ जाता है, मरकरी का अचानक नीचे आना, पहली चीज। मरकरी का धीरे धीरे नीचे आना, दूसरी चीज। और मरकरी का धीरे धीरे ऊपर जाना, तीसरी चीज। इन तीनों के अपने एक मतलब होते हैं। अगर मरकरी अचानक नीचे आ गई तो बेटा मुबारक हो, चक्रवात आने की संभावना।
सर यही है भाई, यही है, रुक जाओ, कहीं नहीं गए हैं, कुछ काम आ गया था इसलिए जाना पड़ा। ओके, बढ़ो आगे। तो अब आप अचानक नीचे आएगा तो चक्रवात आएंगे, लेकिन अगर धीरे धीरे नीचे आएगा तो समझ लीजिएगा मौसम खराब होगा, यानी वर्षा का संकेत होगा। ठीक है, लेकिन अगर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि मौसम साफ है। चले, यहां तक कहानी की था। अब आ जाओ इधर। अब अगर आपको चक्रवात पैदा करने हैं ना बेटा, तो आपका जो आइसोबार होना चाहिए, यानी जो दबाव होना चाहिए बैरोमीटर के ऊपर 1000 मिलीबार से ज्यादा हो। इसका मतलब है कि बैरोमीटर की जो एसआई यूनिट होती है वो मिलीबार होती है, जिसको आप लोग एमबी के रूप में नापते हैं। तो 1000 मिलीबार के अगर आसपास प्रेशर हुआ तो ही चक्रवात पैदा होंगे। अच्छा, चक्रवात पैदा कहाँ होंगे? सकर चक्रवात को पैदा करने के लिए मुझे कुछ चीजों की जरूरत होगी, ऐसे तो पैदा नहीं होंगे। उसके लिए सर मुझे कोई पानी के हिस्से की जरूरत होगी। ये पानी का हिस्सा क्या है? ये पानी का हिस्सा सागर का हिस्सा है या फिर महासागर का हिस्सा है। अगर इसका तापमान, गौर फरमाइएगा, अगर इसका तापमान लगातार 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहा तो यह पानी इतना गर्म हो चुका होगा कि इसके आसपास के क्षेत्र में जो भी पवन आएगी वो सर गर्म होकर के, हल्की होकर के ऊपर की तरफ उठ जाएगी। और जब ये पवन ऊपर की तरफ उठ रही होगी, इसके ऊपर एक बल लगेगा। उस बल को हम लोग क्या नाम देंगे? उस बल को कोरलिसिस बल के नाम से जानेंगे। और अगर कोरलिसिस बल लग रहा है तो वो क्या करता था? वो पवन को मोड़ता था, है कि नहीं? तो ये कोरलिसिस बल लगने की वजह से क्या है, ये पवन घूमेगी, ये विंड्स घूमेगी, और ये विंड्स घूमेगी कुछ इस तरीके से, बवंडर जैसा। और ये देखिए, ये बवंडर बन गया। इसी बवंडर को हम लोग जो नाम देते हैं उसे कहते हैं चक्रवात और प्रति चक्रवात। अब देखो, चक्रवात किसे कहते हैं और प्रति चक्रवात किसे कहते हैं। फिलहाल के लिए सागर महासागर का तापमान लगातार 27 डिग्री सेल्सियस तक बनना चाहिए। अब आप कहोगे सर 27 डिग्री सेल्सियस तो हो सकता है आज ही तापमान बना हो। नहीं, एक दिन से नहीं होगा, लंबे समय तक तापमान सेम रहना चाहिए। इससे क्या होगा, वहां पर जो पवनें उठेंगी, उठने वाले पवन को जो है वो नमी मिलेगी, नमी मिलेगी, कोरलिसिस फोर्स अप्लाई होगा और वो घूमेगा। जिस तरह से बचपन में हम लोग बाथरूम में नहाने से पहले पानी के अंदर हाथ डाल करके पानी घुमाते थे, तो हम क्या देखते थे कि पानी में हाथ डाल करके घुमाने से बाल्टी के बीच में गैप बनना शुरू हो जाता था, छेद जैसा, है ना। और अगर हम इतना फोर्स पैदा कर सकते, हालांकि किया कभी नहीं, इतना कर सकते, तो आप देखेंगे कि एक टाइम पे ऐसा भी हो सकता था कि हमें बाल्टी की जो बॉटम है, जो जमीन है, तलहटी है, वो दिखना शुरू हो जाता, अगर हम इतना बल पैदा कर सकते, है कि नहीं। तो आप सोच के देखिए कि इतना बल यहाँ पैदा हुआ है, इतना बल यहाँ पैदा हुआ है, तो क्या होगा बेटा, होगा ये कि ठीक ये वाला हिस्सा, ये वाला, इसमें किसी भी तरह की एक्टिविटी देखने को आपको नहीं मिलेगी इस हिस्से में। ये किससे जुड़ा हुआ है? सीधे ये पानी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर किसी भी पवनों की आपको एक्टिविटी बेटा देखने को नहीं मिलेगी। जिस तरह से पानी में हम इतना प्रेशर पैदा कर सकते कि हमें बॉटम दिखना शुरू हो जाता, तो उसी तरीके से चक्रवात ने इतना प्रेशर पैदा कर दिया कि इसका जो सेंटर पॉइंट है, उस सेंटर में किसी भी तरह की एक्टिविटी महसूस नहीं होती। मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे वो चीज खाली है। जब आप आसमान से इस बवंडर को देखोगे तो ये जो उसका जो सेंटर पॉइंट है, जो चक्रवात आपको यहाँ बनता हुआ दिख रहा है, इस चक्रवात का जो केंद्रीय हिस्सा है, जो फिगर में देख रहे हो, इसकी आकृति हमारी आंख जैसी दिखेगी, इसलिए इसे हम कहते हैं आई। तो बताइए, चक्रवात के केंद्र बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? आई के नाम से जाना जाता है कि उसकी इसकी आकृति आई जैसी बनती है। चलो सर, जब ये पवन ऊपर की तरफ उठ रही होगी, क्या ऊपर की तरफ उठने के दौरान क्या ये पवन नमी लेकर के जाएगी? सर समुद्र है तो नमी आएगी ही आएगी। अच्छा, नमी अगर आ गई तो क्या होगा? सर नमी अगर आ गई तो एक हाइट पे जाने के बाद आपके बनेंगे बादल।
बादल कहाँ बनेंगे? केंद्र में बनेंगे क्या? नहीं, केंद्र में कुछ भी नहीं होगा। केंद्र के साथ वाली जो दीवार है, यानी जो आई है, आई के साथ वाली जो दीवार है, इसे क्या कहते हैं? आई वॉल। इस आई वॉल में बनेंगे बादल। बादल बनेंगे तो सर होगी बारिश। बारिश अगर हुई तो ये ध्यान रख लीजिएगा, जो वर्षा होती है या फिर जो नमी होती है, ये समझ लीजिए चक्रवात को ज्यादा खतरनाक बनाती है। जितनी समय के लिए उसमें नमी बनी रहेगी, वो चक्रवात डियर जी उतना ही खतरनाक बना रहेगा, समझिएगा। ये है भारत का तटीय हिस्सा, और इस भारत के इस हिस्से में जो बंगाल की खाड़ी है, यहां पर भी चक्रवात पैदा हो रहे हैं, और अरब सागर में जो है वो भी चक्रवात पैदा हो रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि कौन से चक्रवात ज्यादा खतरनाक होंगे और कौन से चक्रवात भारत को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। वो चक्रवात जो बंगाल की खाड़ी में पैदा होंगे, या वो चक्रवात जो अरब सागर में पैदा होंगे? सोच के देखो। तब तक आप अपना दिमाग लगाओ, उससे पहले कुछ और चीज पढ़ते हैं। तो देखिए, साइक्लोन पैदा हो गया। हाँ सर, साइक्लोन खतरनाक होगा अगर नमी होगी, लेकिन साइक्लोन खत्म हो जाएगा अगर नमी ना मिले तो। इसका मतलब है कि बेटा जब ये साइक्लोन आगे बढ़ने के दौरान जाएंगे तो देखिए किस पे आएंगे, ये आएंगे जमीन के ऊपर। और जैसे ही ये जमीन पे पहुंचेंगे तो क्या खत्म हो जाएगा? नमी इसको नहीं मिलेगा, और नमी नहीं मिलेगा, साइक्लोन खत्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब साइक्लोन पानी में ही खतरनाक होते हैं। जितना पानी ऐड होता जाएगा, जितनी नमी ऐड होती जाएगी, वो उतनी वॉयलेंट होती जाएगी। जैसे ही वो पहुंचा किस पे? जमीन पे, साइक्लोन खत्म। अंडरस्टूड? अब बढ़िएगा आगे। सर ये है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, 0 डिग्री। पहला सवाल, क्या भूमध्य रेखा के ऊपर साइक्लोन पैदा होंगे? हमने ये पढ़ा कि साइक्लोन को पैदा करने के लिए बेटा क्या चाहिए? कोरियोलिस फोर्स। अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं है आपके पास, कोरियोलिस बल नहीं है, तो कोई साइक्लोन पैदा नहीं होगा। मतलब नो कोरियोलिस फोर्स, नो साइक्लोन। अब आपको ये बताना है कि कहां कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा, पृथ्वी के किस हिस्से में कोरियोलिस फोर्स नहीं होता। आपने कहना है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, इक्वेटर पे कोई कोरियोलिस फोर्स नहीं होता। नो कोरियोलिस फोर्स ऑन इक्वेटर। भूमध्य रेखा के ऊपर किसी भी तरह का कोरियोलिस फोर्स नहीं है। अगर कोरियोलिस फोर्स यहां नहीं है, इसका मतलब यहां कोई चक्रवात नहीं बनेगा। यहाँ किसी भी तरह का चक्रवात नहीं बनेगा, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं है तो किसी भी तरह का चक्रवात नहीं बनेगा। अंडरस्टूड? यस और नो? यस सर, अंडरस्टूड। ओके, आगे बढ़िए। 0 डिग्री के ऊपर और 0 डिग्री के नीचे कोरियोलिस फोर्स मिलने लग जाता है, इसीलिए वहां पर आपको साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे। साइक्लोन्स के लिए 1000 मिलीबार का प्रेशर चाहिए होगा। थोड़ा पीछे चलिए, ये जो आइसोबार है, इस आइसोबार में बाहर की तरफ प्रेशर कितना है? मान के चल लीजिए 1030 मिलीबार। अंदर की तरफ आओ, 1025 मिलीबार। अंदर की तरफ आओ, 1020, 1015, 1010। तो आप देखिए अंदर की तरफ आते वक्त प्रेशर क्या हो रहा है? घट रहा है। बाहर की तरफ जाते वक्त प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहां से बाहर जाओगे तो इंक्रीज होगा, यहां से अंदर आओगे तो डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या पैदा हो रहे हैं? साइक्लोन पैदा हो रहे हैं। मतलब अगर केंद्र में लो प्रेशर होगा, बाहर की तरफ अगर हाई प्रेशर होगा, तो इससे जो चीज पैदा होगी उसी को हम साइक्लोन कहेंगे। खुद सोच के देखो, ये देखो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड गई, हाई से लो की तरफ विंड गई, हाई से लो की तरफ गई, हाई से लो की तरफ गई। लेकिन बेटा ये विंड तो सीधी गई, ये विंड तो सीधी गई, और हम क्या देख रहे हैं? सर साइक्लोन तो आपने कुछ ऐसे दिखाए हैं, बवंडर जैसे घूमते हुए। तो इस फिगर में घुमाव तो आया ही नहीं।
ये क्या बला है भैया, सोचना जरा, ये क्या कंसेप्ट है। ये घूम तो रही नहीं है, ये तो सीधी जा रही है ना। हम तो यही पढ़ रहे हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कोई विंड चलेगी तो यहां तो सीधी चलनी चाहिए, लेकिन फिर सर ये घूमी कैसे, ये बवंडर कैसे बना। दिमाग में लगाओ आइडिया। अरे पवने तो आती हैं, वो तो समझ में आ गया डियर कोमल, पवने तो आ गई, ये देखो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवन आ गई, लेकिन घूम तो नहीं रही है ना। ये देखो ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, लेकिन घूमी कहाँ, ये तो सीधी आ रही है। ओहो, आप भूल रहे हैं, एक कोरिलेसिस फोर्स पढ़ते हैं हम लोग, क्या इस पे कोरिलेसिस फोर्स लग गया, नहीं सर। हम उत्तरी गोलार्ध में जब चलेंगे, ये देखिए उत्तरी गोलार्ध में हो आप, 0 डिग्री के ऊपर मतलब उत्तरी गोलार्ध, जब उत्तरी गोलार्ध में आप हैं तो पवने किधर मुड़ती थी, अपने राइट हैंड साइड में, कोरिलेसिस फोर्स तो राइट हैंड साइड में। तो ये देखिए सीधी जा रही है लेकिन सीधी नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी सर, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। ये देखो मुड़ गई कि नहीं मुड़ गई, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। तो ये जो घुमाव देख रहे हो, इसी की वजह से वो बवंडर बनने वाले, अंडरस्टूड, यस। इसका अपोजिट कर दो, इसका मतलब है कि सेंटर में हाई प्रेशर कर दो, यहाँ लो प्रेशर कर दो, लो प्रेशर कर दो, लो प्रेशर कर दो, लो प्रेशर कर दो, ये एंटी साइक्लोन है। इसका मतलब है कि विंड यहाँ से यहाँ क्या चलेगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, लेकिन घूमी तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोरिलेसिस फोर्स हाई से लो की तरफ जा रही है, नदर्न हेमिस्फेयर में किधर मुड़ेगी, राइट हैंड साइड में। तो बेटा राइट हैंड साइड क्या हुआ, ये राइट हैंड साइड हुआ, ये राइट हैंड साइड हुआ, ये राइट हैंड साइड हुआ, और ये राइट हैंड साइड हुआ। तो इसका मतलब ये साइक्लोन है बेटा, इसको आप चक्रवात कहोगे, और इसे को आप कहोगे प्रति चक्रवात, चक्रवात का अपोजिट। चक्रवात जो है इसकी बता सकते हो, ये जो टर्न कर रहे हैं इससे इसकी दिशा कौन सी बनी, इससे आप कहोगे सर इससे जो दिशा बनी उसे हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो प्रति चक्रवात आप देख रहे हो, इससे इसकी कौन सी दिशा बनेगी, उसका उल्टा कर दो, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी दिशा होगी क्लॉकवाइज। अब क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर है, अब 0 डिग्री के नीचे आ जाओ, अगर 0 डिग्री के नीचे चक्रवात होंगे तो फिर इसकी दिशा हो जाएगी क्लॉकवाइज, क्योंकि फिर कोरिलेसिस फोर्स उसको लेफ्ट में मोड़ेगा ना। इसी तरह से इसकी दिशा हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ठीक है। दूसरा, पीछे आ जाओ बेटा। अब बताओ कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो बवंडर बनते हैं उसमें से कौन सा बवंडर भारत के लिए नुकसानदायक होता है, या ये कह लीजिए कौन ज्यादा नुकसान करेगा। कोई आइडिया नहीं, चलो देखो बच्चे, ये है
0 डिग्री, 0 डिग्री के ऊपर है, ये है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। क्या कर्क रेखा से पवन इक्वेटर पे आ रही है? हाँ सर। तो बेटा जब पवन आएगी तो आपको नहीं लगता कि यहां से बनने वाला बवंडर को वो धकेलेगी कहाँ? भारत के पूर्वी हिस्से की तरफ। और जब वो धकेलेगी भारत के पूर्वी हिस्से की तरफ तो इसका मतलब है कि ये जो बंगाल की खाड़ी की तरफ पैदा हुआ बवंडर है वो भारत के पूर्वी हिस्से पे जाएगी, जबकि यहीं से पैदा होने वाली जो पवन इसको धकेलेगी आगे की साइड। तो इसका मतलब है कि अरब सागर में पैदा होने वाले जो बवंडर हैं वो पश्चिम की तरफ नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन बंगाल की खाड़ी में पैदा होने वाले बवंडर जो हैं भारत के पूर्वी हिस्से में नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए ये ज्यादा दिक्कत करेगा, यानी बंगाल की खाड़ी में पैदा होने वाले जो बवंडर होते हैं वो भारत को ज्यादा नुकसान करते हैं, भारत के पूर्वी हिस्से को, पूर्वी तट को ज्यादा ही नुकसान पहुंचाएंगे। एक कारण तो आपने ये देना है कि ये जो पवन है इस पवन को हम क्या नाम पढ़ते थे? इस पवन को हम व्यापारिक पवन के नाम से जानते थे या ईस्टर्लीज बोलते थे, याद आ रहा है? व्यापारिक पवन, या फिर इसी को हम पूर्वा पवन भी बोल देते थे। तो इस वजह से दूसरा कारण हमने क्या पढ़ा? उत्तरी गोलार्ध में सर जो चक्रवात पैदा होंगे उनकी दिशा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो मतलब ये होगा ना बेटा, तो अगर ये होगा तो इसका मतलब है कि ये जो डायरेक्शन है ये भी क्या होगा? ऐसे होगा। ऐसे होगा तो इसका मतलब है कि ये क्या है? ये फिर इस तरफ भागेगा, इसलिए भी ये नुकसान पहुंचाता है। तो दो कारण यहां पर आप लोगों को रखने। अंडरस्टूड यार? अंडरस्टूड। इसलिए बंगाल की खाड़ी में पैदा होने वाले पवन नुकसान ज्यादा करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, क्या दुनिया में जो साइक्लोन आते हैं, अब जैसे कि साइक्लोन आ गया हिंद महासागर में, दुनिया में ये आपको कहां कहां मिलेंगे? हिंद महासागर में ये बनते हैं, उसके बाद दक्षिणी चीन सागर में बनते हैं, ऑस्ट्रेलिया के आसपास बनते हैं, कैरिबियन द्वीप समूह के आसपास, और कहाँ आएगा? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर भारत में साइक्लोन अगर पैदा हुए तो बेटा इसका नाम साइक्लोन ही रहता है, मतलब इसे हम चक्रवाती कहेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में इसे हम साइक्लोन ही कहेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर दक्षिणी चीन सागर में, साउथ चाइना सी में अगर ये चक्रवात बने तो इसको वहां पर नाम दिया जाता है टाइफून। अगर ऑस्ट्रेलिया में अगर ये बने तो वहां पर इसे नाम दिया जाता है विली विली। अगर कैरिबियन द्वीप समूह में बने तो वहां पर इसको नाम दिया जाता है हरिकेन। और अगर अमेरिका में बने तो हो सकता है इसका नाम वहां पर हो टॉर्नेडो और ट्विस्टर। टॉर्नेडो और ट्विस्टर। तो ये टॉर्नेडो सर एक संयुक्त राज्य अमीरात भी होता है क्या? संयुक्त राज्य अमीरात होता है कोमल, लेकिन वहां पर कोई साइक्लोन नहीं बनते। दुनिया के ये हिस्से जहां पर मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया, इन हिस्सों में आपको सबसे ज्यादा
साइक्लोन देखने को मिलेंगे और अलग अलग जगह पे इन साइक्लोन्स के डियर जी फिर नाम अलग अलग होते हैं। पहला सवाल तो जो आपसे पूछे जाने की संभावना होती है वो यही होती है जो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो हमने चक्रवात का टॉपिक कर लिया, प्रतिचक्रवात का टॉपिक कर लिया। और ये ध्यान रख लेना, चक्रवात कभी भी 0 डिग्री पे नहीं होता, चक्रवात हमेशा 2 ही जगह होता है। सर क्लास कब तक लगी है? करण सिंह, मैं समझ नहीं पाया, क्लास कब तक लगी विल हो रहा है मतलब फीडर है? आई डोंट नो अंडरस्टैंड योर पॉइंट डियर करण, मेक इट वेरी क्रिस्टल क्लियर। मैं तो वैसे ही बताया सर, कोई दिक्कत नहीं कोमल जी, कोई दिक्कत नहीं है, आपका भी डाउट ठीक है। तो सर ये हो गया आपका चक्रवात। इसका मतलब है कि जो चक्रवात होते हैं, जो साइक्लोन होते हैं, वो डियर जी 2 ही जगह बनते हैं, या तो वो बनेंगे आपको ट्रॉपिकल रीजन्स में या वो बनेंगे टेम्परेट रीजन में। ठीक है, साइक्लोन 2 ही जगह बनते हैं। टेम्परेट ट्रॉपिकल रीजन का मतलब है 0 डिग्री को छोड़ दो, एग्जैक्टली 0 डिग्री को छोड़ दो, 0 डिग्री से ऊपर 30 डिग्री तक, 0 डिग्री से नीचे 30 डिग्री तक। इसका मतलब है कि 30 डिग्री उत्तर 30 डिग्री दक्षिण, इनके बीच में चक्रवात बनेगा, बट 0 डिग्री पे एब्सेंस होंगे। टेम्परेट रीजन में आप जाओगे तो 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच में जो साइक्लोन होंगे उसे हम टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। तो साइक्लोन 2 तरीके के होंगे। ठीक है, चलो इसके साथ ही क्लाइमेटोलॉजी का ये वाला जो टॉपिक है डियर खत्म हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाउड्स एंड रेनफॉल। अगला जो टॉपिक है वो है क्लाउड्स एंड रेनफॉल, यानी बादल और वर्षण। लेकिन उस टॉपिक में बढ़े आगे, लेकिन एक फिलहाल के लिए आप एक चीज समझ लो। अब जैसे कि कई बार है ना साइक्लोन आता है, आप देखना कि साइक्लोन आएंगे, जब साइक्लोन आएंगे तो ध्यान में रखना साइक्लोन का नाम होता है। जैसे कि नाम पढ़ा होगा आप लोगों ने, साइक्लोन लैला, साइक्लोन हुदहुद, साइक्लोन कटरीना, साइक्लोन नीलोफर, साइक्लोन क्या है आयरीन, साइक्लोन आयरीन। तो बेसिकली ये नाम होते हैं। आप बताइए सर ये साइक्लोन के नाम कैसे पड़े? देखो आप फिलहाल के लिए इतना समझो कि एक संस्था है दुनिया में जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी IMD। तो ये जो इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, ये क्या करता है, जो भी देश हैं जहां साइक्लोन्स आते हैं, वो देश क्या करेंगे, आसपास के क्षेत्र जहां पर साइक्लोन आने की संभावना रहती है उसमें वो देश मिलकर के एक ग्रुप बना लेंगे। तो भारत में आज जो ग्रुप है वो लगभग 10 ग्रुप हैं भारत में। पहले 8 ग्रुप थे, अब इसमें 2 ऐड हुए हैं, तो अब टोटल यहाँ पर 10 ग्रुप हो चुके हैं। 10 ग्रुप की अगर बात करो तो एक ग्रुप जो है अपनी तरफ से 8 नाम देगा। जैसे कि भारत ने नाम दिया अग्नि, आकाश, पाताल, ऐसे करके नाम। अब श्रीलंका ने नाम दिया अर्जुन, रणतुंगा, कुमार संगकारा, है ना। तो इस तरह के नाम जो श्रीलंका देगा, पाकिस्तान देगा ओसामा बिन लादेन, और मतलब बाबर, हुमायूं, इस तरह के नाम पाकिस्तान देगा। तो ऐसे टोटल 80 नाम हो जाएंगे। एक देश ने कितने नाम दिए? 8। टोटल कितने देश हैं? 10। तो 10 गुना 8 यानी 80 नाम हो जाएंगे। तो बेटा महीने के हिसाब से इन 80 नाम को हम अरेंज करेंगे। ठीक है, महीने के हिसाब से। और जिस महीने में साइक्लोन आएंगे, मान के चलो जनवरी के महीने में साइक्लोन आया, तो जनवरी का महीना किसके लिए फिक्स है? भारत के लिए। तो भारत ने 8 नाम दे रखे हैं। तो मान के चलो 1 से 5 के बीच में साइक्लोन, 5 से 10 के बीच में, 10 से 15 के बीच में, ऐसे अल्फाबेटिकली वहां नाम है, आकाश है, अग्नि है, वायु है, इस तरीके से नाम है। तो मान के चलिए 5 से 10 जनवरी के बीच में कोई साइक्लोन आ गया, तो सामने है मान के चलो आकाश, तो इसका मतलब इस साइक्लोन का नाम हो जाएगा आकाश। अंडरस्टूड? इसी तरीके से जो है दुनिया भर में साइक्लोन की नेमिंग होती है। और एक बार जिस साइक्लोन का नाम इस्तेमाल हो गया उस साइक्लोन को आप साइड कर दो, उसकी जगह आप दूसरा नाम लेकर के आओ। यानी अगर पहले कभी कोई साइक्लोन कटरीना आई थी तो भविष्य में अब कोई साइक्लोन कटरीना नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कटरीना विकी कौशल के साथ चली गई है। ये समझो आप, एक बार साइक्लोन का नाम इस्तेमाल हो गया तो दोबारा उस साइक्लोन का नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ताकि ये समझ में आए कि भविष्य में कोई भी साइक्लोन खतरनाक थी तो किस टाइम
कि वो साइक्लोन थी, किस साल आई थी, इसलिए एक बार इस्तेमाल हो गया नाम, आप उसे हटाओ और उसकी जगह अपनी तरफ से कोई दूसरा नाम दे के दो। तो इस तरीके से साइक्लोन की नेमिंग होती है। ये तो साइक्लोन है जो लोकली नाम जाने देते हैं। बकायदा टाइफून है तो टाइफून का भी नाम होगा, विली विली है तो विली विली का भी नाम होगा। है तो ये एक ही चीज, मैकेनिज्म इनका बनने का एक ही है, लेकिन अलग अलग रीजन्स में फिर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ये जानी जाती हैं। और फिर आखिरी में जब हम आएंगे तो टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा क्लाउड्स एंड रेनफॉल। ये हम पढ़ेंगे कल, और वर्षा। चलिए, यहां तक बच्चे किसी का डाउट है तो बताइए। आज की जो कहानी है हम यहीं पे खत्म करते हैं। एनी डाउट फॉर टुडेज सेशंस, ऑन टुडेज सेशंस? थैंक यू सो मच कोमल, थैंक यू सो मच बच्चे। डाउट क्लियर हो गया, इससे ज़्यादा और क्या डाउट चाहिए, मतलब टाइप चाहिए। चलो, ऑलवेज वेलकम, मैनी विशेस। चलो मिलते हैं कल इस टॉपिक के साथ, तब तक बाय।